साफ कहूं, हम बछड़े या काफिरों के साथ नहीं खेलते। लेकिन हम उनके देशों में रहने में खुश हैं। हम वेलफेयर पेमेंट्स के लिए भीख मांगने में खुश हैं। बेशरम लोग, बेशरम। और ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम्हें कहना चाहिए, माफ करो, पार्टी खत्म, अब अपने गंदे देशों में वापस जाओ। अमेरिका, तुम्हें एक समस्या है। हमने देखा है कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे अपना देश इस्लामवादियों, मुसलमानों को सौंप दिया, लेकिन वे तुम्हारे लिए भी आ रहे हैं। इसे देखो। अभी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 45 लाख मुसलमान रहते हैं, यानी हर 70 में से एक व्यक्ति। वे युवा है, आधे 35 साल से कम है और राष्ट्रीय औसत से दोगुनी दर से बच्चे जन्म दे रहे हैं। एक ही पीढ़ी में 4000 से अधिक उपासना केंद्र बनाए या परिवर्तित किए गए हैं। 2020 से इसमें 43% की वृद्धि हुई है। मिशिगन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, फ्लोरिडा होकर ड्राइव करें। नए घर और टावर बन रहे हैं। रिसर्च सेंटरों के मुताबिक 2050 तक 80 लाख मुसलमान होंगे, जो अमेरिका में यहूदियों से ज्यादा होकर दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बनेंगे। कुछ शहरों में ये आज ही हो रहा है। इस बढ़ोतरी के पीछे गहरी नाराजगी है। कई मुसलमान ईसाइयों को धर्मनिरपेक्षता से भ्रष्ट काफिर मानते हैं। ज्यादा नहीं, सभी। ये लोग अमेरिकी मूल्यों जैसे व्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं की समानता को नकारते हैं। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को अनैतिक बताती हैं और शरिया को लोकतंत्र पर थोपने की मांग करती हैं, जो राष्ट्र की ईसाई नींव से टकराती है। ईसाई धर्म अभी भी 70% है, लेकिन हमारे चर्च खाली हो रहे हैं और बंद हो रहे हैं, जबकि उनके परिवार बढ़ रहे हैं और उनकी इमारतें बढ़ती जा रही हैं। ये गणित है और संख्याओं को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सच मानना चाहते हैं। संख्याओं को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और अब ये कोई राज नहीं रहा। उन्होंने सच में अमेरिकी जीवन शैली के प्रति अपनी घृणा और नफरत छुपाने की कोई कोशिश नहीं की है। वे अब खुलकर इसी तरह बोलते हैं। अमेरिका ही कैंसर है। अमेरिका, अमेरिकी सरकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, पूंजीवाद, ये ऐसे कैंसर हैं जिन्होंने अपनी बीमारी पूरे विश्व में, अमेरिका और मध्य पूर्व में फैला दी है। यहां अमेरिका में लोगों को आजादी है, जैसा मैंने कहा था। जब आप बोलते हैं तो समस्या बनती है। गैर मुस्लिम इस कैंसर अमेरिकी सरकार और लोकतंत्र से थक चुके हैं। वे जीने का नया तरीका चाहते हैं और मुसलमान होने के नाते हमें यह समझना होगा। सच में? क्या आप अपने जीवन के तरीके से थक गए हैं? क्या आप उन सिद्धांतों से थक गए हैं जिन पर संस्थापक पिताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव रखी थी? क्या आप उससे थक गए हैं? क्या आप उसे शरीयत से बदलना चाहते हैं? इस जोकर को ऐसा ही लगता है। और दुख की बात है कि वह अकेला नहीं है। इन लोगों को चरमपंथियों के एक छोटे समूह के रूप में बुलाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। सुनिए टॉमी रॉबिन्सन को। उसने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया है। एक छोटा सा चरमपंथी समूह क्या होता है? सुनिए। 99% अफगान लोग शरिया कानून चाहते हैं। 99% अफगान लोग, चाहे उन्होंने अमेरिका की मदद की हो या नहीं, तब अमेरिका को लगा कि हमें उन्हें अमेरिका में ले आना चाहिए। जेक जिलनहॉल की एक अच्छी फिल्म थी। मुझे यकीन है कुछ शानदार मामले भी होंगे। आप मुसलमान और अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिकी जीवन शैली से नफरत कर सकते हैं और अमेरिका में शरीयत लागू करने का सपना देख सकते हैं, भले ही आपने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की हो। ये बातें संभव हैं और विरोधी नहीं हैं। 99% अफगान लोग शरीयत कानून चाहते हैं, चाहे उन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद की हो या नहीं। 99%। ये ठोस शोध पे आधारित है। 89% पाकिस्तानी शरिया कानून चाहते हैं और वे अमेरिका से भी नफरत करते हैं। 77% फलस्तीनी शरिया कानून चाहते हैं। 71% नाइजीरियाई शरिया कानून चाहते हैं। अधिकांश मुस्लिम शरिया कानून चाहते हैं। अगर 100 अफगान अमेरिका आ रहे हों तो जो बाइडन सैकड़ों हजार अफगानों को अमेरिका ले आए। हर 100 में 99 लोग शरिया कानून चाहते हैं। वे उसे सीमा पर नहीं छोड़ते। वे ऐसा नहीं सोचते कि अब हम अमेरिका में हैं तो चलो अपनी सारी मान्यताओं को नजरअंदाज कर दें। वे उसे अपने साथ लाते हैं। 89% अफगान जो शरिया कानून के पक्ष में हैं मानते हैं कि महिला के सिर पर पत्थर मारकर उसे जमीन में दफना देना सही है। ये मेरी नहीं, उनकी राय है। यह एक विश्वास है। आप इसे अपने देश लाए हैं, जैसे हमने किया।
इसी कारण ब्रिटेन में 100 शरिया अदालतें हैं। इसी कारण हमारे पास 20 लाख ब्रिटिश मुस्लिम हैं जो शरिया कानून चाहते हैं और पूरी तरह अलग थलग और समाज में न घुले मिले समुदाय बने हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, क्या वह ये सब गढ़ रहा है? नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पैसे कमाने का एक बेहतर तरीका है। इसी साल कुछ दिलचस्प हुआ जब हर कोई ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों पर बहस करने में व्यस्त था। असली दुनिया ने चुपचाप हमें याद दिलाया कि असल में चीजें कैसे काम करती हैं। वैश्विक बुनियादी ढांचा और सैन्य खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र दशकों से न देखी गति से निर्माण कर रहे हैं और ये सब एक चीज पर निर्भर करता है, स्टील। हर साल लगभग 1.9 अरब टन स्टील का उत्पादन होता है और हर एक टन के लिए धातुकर्म कोयले की आवश्यकता होती है। ईंधन के रूप में नहीं जिसे आप बदल सकते हैं, बल्कि एक रासायनिक इनपुट के रूप में जिसका कोई बड़े पैमाने पर विकल्प नहीं है। कोयला नहीं तो स्टील नहीं, स्टील नहीं तो युद्धपोत नहीं, लड़ाकू विमान नहीं, बुनियादी ढांचा नहीं, आधुनिक रक्षा प्रणाली नहीं। यह कोई विचारधारा नहीं है, यह भौतिकी है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कोयले की आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जिससे इसकी अहमियत साफ है और यही हमें फोर्ज रिसोर्सेज तक लाता है। CSE पर FRG और OTC पर FRGGF के रूप में ट्रेडिंग कर रही है। फोर्ज खुद को आपूर्ति संकट के बीचों बीच स्थापित कर रहा है। उनकी प्रमुख संपत्ति कोलंबिया में ला एस्ट्राला परियोजना कोई अटकलों पर आधारित विचार नहीं है। यह स्वीकृत है और तेजी से आगे बढ़ रही है और उसी आपूर्ति श्रृंखला में है जिसे दुनिया सुरक्षित करना चाहती है। कोलंबिया धातुकर्म कोयले का प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन रहा है। अमेरिका से इसकी मजबूत व्यापारिक साझेदारी और रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। इस बीच कीमतें भी वही कहानी बयां कर रही है। धातुकर्म कोयले की कीमत 2026 में $240 प्रति टन तक पहुंच गई है। ये कोई अचानक उछाल नहीं है, जैसे ये बाजार की संरचनात्मक कमी की प्रतिक्रिया है जिसे अधिकतर लोग अनदेखा करते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा कारण मांग नहीं है, ये नई आपूर्ति की कमी है। और जब किसी इतनी महत्वपूर्ण चीज की आपूर्ति कम हो जाती है तो जो कंपनियां पहले से तैयार होती है उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। फोर्ज रिसोर्स इसी क्षेत्र में काम कर रही है। स्टील, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक रक्षा के रुझान समझने के लिए इसे करीब से देखना फायदेमंद होगा। फोर्ज रिसोर्सेज और वे जो भी बना रहे हैं उसके बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें। अब चलिए वापस वीडियो पर आते हैं। इसे देखिए। यह सर्वे 2013 में किया गया था। मुझे पता है कि यह थोड़ा पुराना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा बदलाव आया होगा। शरिया को देश का कानून बनाने के पक्ष में है या विरोध में, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं। 99% अफगान चाहते हैं कि शरिया देश का कानून बने। 84% पाकिस्तानी, मैंने टॉमी ने कहा 89%, कोई बात नहीं। 82% बांग्लादेशी, 91% इराकी, 89% फिलिस्तीनी, 83% मोरक्कोवासी। लेबनान, मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों है। शायद इसलिए कि वे बहुत लंबे समय से ईसाइयों के साथ रहते आए हैं, यही वजह है, और उन्होंने गृह युद्ध भी बहुत देखा है। देखिए, उप सहारा अफ्रीका, हे भगवान, सोमालिया कहाँ है? सोमालिया का क्या, सिर्फ रूस के पास और यूरोपीय देश। देखे, कोई हैरानी नहीं। अल्बानिया सिर्फ 12%, क्योंकि वे यूरोप के करीब है, ज्यादा आजाद दुनिया के पास। तुर्की भी सिर्फ 12% है, यह बढ़ सकता है। एर्दोगान ने नुकसान किया है, तुर्की को बहुत नुकसान पहुंचा है। सोमालिया कहाँ है? मुझे लगता है सोमालियों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया था। मुझे नहीं लगता, प्रतिशत कम होगा, शायद 90 से 95% के आसपास। अगर आप जानना चाहते हैं वे क्या कहते हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाया था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने सालों से दिखाए हैं, जिनमें मुस्लिम नेता घमंड से, गर्व से मौत की कामना करते हैं, फतह की धमकी देते हैं। इसे देखिए। वे अल्लाह का अपमान करते हैं, ये कहकर के उनका एक बेटा है। ईसाइयों, तुम्हें अपनी आस्था रखने की अनुमति नहीं है। वे इसे एक अपमान, एक ईश निंदा के रूप में देखते हैं, और ईश निंदा की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। अमेरिका में जो सबसे पहली समस्या मैं देखता हूं, ईसाई धर्म। आप एक कमबख्त ईसाई देश में हैं। हम उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों देते हैं? क्यों?
यहूदियों और ईसाइयों को अपने करीबी दोस्त मत बनाओ, ये अल्लाह का आदेश है। आइए हम इन सबको को लें और अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें कुफ्र से जुड़ी हर चीज से नफरत करना सिखाएं। दुश्मन से व्यवहार करते समय सीमाएं तय करना। When dealing with a disbeliever, वह खाने का दुश्मन है, दुनिया का सारा खाना खाकर खत्म कर देना चाहता है। वे अविश्वासियों को पछाड़ देते हैं। يجاهدون في वे लड़ते हैं, वे अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और वे सुर्खियों से नहीं डरते। सवाल यह है, मुसलमान हमसे नफरत क्यों करते हैं? मुसलमान पश्चिम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म या किसी भी चीज के खिलाफ नफरत से भरे क्यों हैं? कुरान हमें फालिस लैंड के जरिए बताता है। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि नहीं, हम आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन ये लिपस्टिक, मुसलमान जैसे मेहदी हसन और ये सारे पाखंडी, ये सारे झूठे लोग ये आपको बताते हैं कि नहीं, ये सब झूठ है। क्या वे ये सोच खुद तक रख रहे हैं? नहीं, वे दूसरे मुसलमानों से बात कर रहे हैं। उसने इसे सही नहीं किया या कहा कि हम आपसे नफरत नहीं करते। उसने कहा, देखो, कुरान हमें बताती है कि हमें तुमसे नफरत क्यों करनी चाहिए। हम गैर मुसलमानों जैसे नहीं हैं, यहूदी, ईसाई या कोई और। लेकिन जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? जब मैं किसी अश्वेत मुस्लिम धर्मांतरण को देखता हूं, ओ भगवान, वे ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के लिए अमेरिका से नफरत करते हैं और ये सही भी है। कोई भी इसका औचित्य नहीं ठहरा सकता, लेकिन मुसलमानों ने ही अफ्रीकियों का 1000 साल से भी ज्यादा समय तक शोषण किया था। मुसलमानों द्वारा किया गया अफ्रीकी दास व्यापार ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार से 10 गुना ज्यादा बुरा था। क्या आपने सोचा है कि मध्य पूर्व में उप सहारा अफ्रीकी कम क्यों है? क्योंकि उन्हें प्रजनन करने की भी अनुमति नहीं थी, उनके लिंग काट दिए जाते थे। ये लोग सिर्फ इस्लाम के लिए का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति की नकल करना जो आपका दुश्मन है। और बदले में अब्राहम लिंकन ने गुलामी खत्म करने के लिए गृह युद्ध किया। ब्रिटिशों ने उनसे पहले 1830 के दशक में गुलामी खत्म कर दी थी। सबसे बड़े पश्चिम इतना सफल हुआ कि ये लोग पश्चिम का हिस्सा बनने के लिए भीख मांगते हैं। खैर, तो वे आपसे नफरत क्यों करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वे आपसे नफरत क्यों करते हैं? वो आदमी जिसने हमें नहीं बताया, यही वजह है कि वे आपसे नफरत करते हैं। पैगंबर ने कहा, और किसी से दोस्ती मत करो सिवाय एक अच्छे मोमिन के। खाना सिर्फ किसी परहेजगार इंसान के साथ ही साझा करो। इसलिए कुफ्फार के साथ हमारी ना ये वफादारी होती है ना ये दोस्ती। हम कुफ्फार के साथ नहीं घूमते। चलो नीचे पूल खेलते हैं। बॉब जानते हो, चलो साथ में थोड़ा एक्सबॉक्स खेलते हैं। तुम मेरे दोस्त हो, कुफ्फार के साथ कोई वला नहीं होता। हाँ, मुझे याद है, अबूजी ने कुछ समय पहले बताया था कि वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे और एक काफिर भी उनके साथ खेलना चाहता था। सीधे तौर पर हम काफिरों के साथ नहीं खेलते, हम कुफ्फार के साथ नहीं खेलते। हम उनके देशों में रहकर वेलफेयर पेमेंट्स के लिए भीख मांगने में खुश हैं। बेशरम, मूर्ख, बेशरम, और ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम्हें कहना चाहिए, माफ करो, अब मौज खत्म। अब अपने गंदे ठिकानों में वापस जाने का समय आ गया है। हाँ, उनके साथ घूमने फिरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम काफिरों के साथ नहीं घूमते। ये उनके प्रति बरा रखने के बिल्कुल उलट है। अगर आपके दिल में हमारे लिए बरा है तो फिर आप हमारे साथ घूमते फिरते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं और मेलजोल बढ़ाते हैं। और अफसोस की बात है, यही हमारी एक बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि बहुत से मुसलमान, खासकर नौजवानों में, आप उन्हें काफिरों के साथ घूमते फिरते, हमेशा काफिरों के साथ रहते हुए देखते हैं। इसका असर उन पर भी पड़ता है, जिससे वला और बरा खराब हो जाते हैं और आखिरकार आप इन्हें बर्बाद कर देंगे। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो उनसे नफरत या अलगाव कैसे रख सकते हैं? अगर आप उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे तो फिर आप उनके लिए नफरत कैसे रख सकते हैं? हाँ, क्योंकि खुदा न करे आप उनकी अच्छाई से प्रभावित हो जाए। मेरा सबसे बड़ा आंखें खोलने वाला पल ये था कि मैंने वेस्ट से कभी नफरत नहीं की और मेरा परिवार भी काफी उदार था। जब आप ऐसी सोसाइटी में बड़े होते हैं जहां लगता है कि आप ही सही है और सबसे बेहतर है, तो कुछ पूर्वाग्रह आ जाते हैं। मेरा मानना है हर समुदाय में ऐसा होता है। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि वाह,
ये देश कितना साफ है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मेलबर्न का स्काईलाइन देखा था तो मैं हैरान रह गया था। ओ माय गॉड, इन बिल्डिंग्स को देखो, मैं तो बस इन्हें छूना चाहता था। सब कुछ कितना साफ सुथरा था, आसमान इतना साफ और चमकदार था। और मेरा शहर लाहौर कितना गंदा था, वो बस बहुत गंदा और घिनौना था। मैं सोच रहा था, वाह, फिर कहा जाता है मुसलमान ही साफ सुथरे हैं। बकवास है, असली लोग ये हैं, इन्हें देखो। हर ऑस्ट्रेलियाई जिससे मिला मुस्कुराया। वो बस आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं, चाहे वो झूठी मुस्कान ही क्यों ना हो। जब आप किसी के पास से गुजरते हैं, आप भी किसी को एक झूठी मुस्कान दे देते हैं। ये लोग कितने अच्छे हैं। पहले ही दिन मुझे उनसे कोई नफरत नहीं थी, और अगर कोई पूर्वाग्रह था भी तो वो भी खत्म हो गया। मुझे लगता है मैं हमेशा वही बनने के लिए बना था जो आज हूँ। अच्छे लोगों का साथ दीजिए। मुझे यकीन है पश्चिमी लोग धरती के सबसे अच्छे हैं। वे इकलौते लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए अपनी सीमाएं खोल दी, यहाँ तक उन लोगों के लिए भी जो उनसे नफरत करते हैं। वे अब भी बस आपको बताते हैं, वे आपके देशों में रहते हैं और आपको बताते हैं कि वे आपसे नफरत करते हैं। हमारे धर्म के मुताबिक हमें अल्लाह की खातिर उनसे नफरत करनी है। हम उसी से मोहब्बत करते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और इसके विपरीत हम उससे नफरत करते हैं जिससे अल्लाह नफरत करता है। चलो बात को घुमा फिरा कर ना कहें, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम एक ही सोच पर नहीं हैं, हम दोस्त नहीं हैं। क्या ये समझ में आता है? हम दुश्मन हैं। सीधी सी बात है, न घुलना मिलना, न बहुसंस्कृतिवाद, कोई विविधता नहीं, कोई सहनशीलता नहीं। मेरा दीन, तुम्हारा लोकतंत्र, हमारी शरिया, तुम्हारी खुला मेलजोल, हमारा निकाह। बाजार में अपनी खुद की धोखाधड़ी, तुम्हारे अपने क्रेडिट कार्ड्स। हमें पता है कि हमारा अपना आर्थिक सिस्टम है, हमारी अपनी विदेश नीति है, हमारा अपना दीन है। उन्हें कोई शर्म नहीं है, लेकिन पश्चिमी लोग ही ऐसे लोग हैं। ओह, कोई बात नहीं। नहीं, जानते हो क्या, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जानते हो, कुछ लोग इसे ईसाई धर्म से जोड़ते हैं। दूसरा गाल आगे करना, अपने दुश्मन के प्रति दयालु रहना। शायद मेरे अंदर अभी भी थोड़ा सा मुसलमान बाकी है। ऐसा मत बनो। अगर तुम्हें पश्चिम से नफरत है, अगर तुम्हें पश्चिमी जीवन शैली से नफरत है, तो दफा हो जाओ। सच में दफा हो जाओ। या तो यही है या फिर वे काबिज हो जाएंगे। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। इसे अपने दिमाग में बैठा लो मेरे प्यारे अमेरिकियों, क्योंकि यूरोप गिर रहा है। जब मैं सच में समझता हूँ कि यह कितना व्यापक है तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन यह कितना बुरा है। यूके के कुछ हिस्से लंदन पश्चिमी सभ्यता का मुकुटमणि था, और हमारे पास पियर्स मॉर्गन है जो कहते हैं नहीं नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर, माफ कीजिए, मैं बस बोलता ही जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, इसे हल्के में मत लो। अपनी जीवन शैली की रक्षा करें, अपनी जीवन शैली के लिए लड़े, माफी मत मांगो। हम इसी पर चर्चा करते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप ज्वाइन करें। हम पश्चिमी देशभक्त हैं, आप कहाँ से हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पश्चिमी देशभक्त हैं तो उस ग्रुप में शामिल हों और समान विचार वालों से मिलें।